हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा जो चैप्टर है वो 5 का चल रहा है। 5 में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5.2। 5.2 में देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट यानी कि सारणिकों के अनुप्रयोग। सारणिकों के अनुप्रयोग में देखिए पहला ही पॉइंट है इसका क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कि ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स दे रखे हो आपको x1 y1 यानी कि त्रिभुज के तीन निर्देशांक दे रखे हो उसके x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो देखिए इसका क्षेत्रफल जो होगा उसका एरिया ऑफ क्या हो जाएगा ट्राइंगल का 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2। यानी कि ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। पीछे हमने 11th में पढ़ा था और 10th में पढ़ा था। अब देखिए इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। डिटरमिनेंट फॉर्म में भी इसको लिखा जाता है। देखिए डेल्टा यानी कि ट्राइंगल बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं। अगर आपके पास में त्रिभुज के तीन शीर्ष दे रखे हो तब उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2। इसी फॉर्मूले को अगर डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा ये एरिया बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कंपटीशन के लिए ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। फटाफट तुरंत प्रभाव से सॉल्यूशन होंगे इससे। तो ये था डिटरमिनेंट फॉर्म में ट्रायंगल का एरिया है। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे स्थित हो, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे स्थित हो तो वो कहलाता है कोलिनिटी यानी कि सररेख है। अगर 3 बिंदु एक ही लाइन पर स्थित हो तो वो कहलाता है सररेख यानी कि कोलिनियर। क्या कहलाता है? कोलिनियर। तब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, अगर 3 बिंदु आपको दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और वो एक ही लाइन पर स्थित है तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा किसके बराबर हो जाएगा 0 के। यानी कि ट्रायंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो उसका हम सॉल्यूशन यहां से निकाल सकते हैं 1/2 या इसको हम लिख सकते हैं x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 1/2 इधर आके क्या हो जाएगा 0। यानी कि 3 बिंदु सररेख है, 3 पॉइंट आर कोलिनियर। तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये 3 बिंदु सररेख है तब उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा। अगर 3 बिंदु आपको दे रखे हैं उसका क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है, एरिया उसका फाइंड करना है तो फॉर्मूला ये लग जाएगा आपको। और अगर बिंदु सररेख दे रखे हैं आपको तब ये फॉर्मूला लग जाएगा। अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 2 पॉइंट, उन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन पर अगर एक पॉइंट और ले लें तो वो भी क्या हो जाएगा सररेख। तब देखिए उसका इक्वेशन क्या बनेगा, तब उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अगर 2 पॉइंट आपको दे रखे हो और तीसरा आप उसी लाइन पे एक ले लें, ये हो जाएगा x1 y1 1 x2 y2 और 1 और बराबर 0। यानी कि 2 पॉइंट से पासिंग थ्रू होने वाली लाइन के लिए इक्वेशन बनानी है आपको।
तो देखिए दो लाइन, दो पॉइंट है हमारे पास में, x1 y1 और x2 y2, और उसी लाइन पर एक बिंदु और P ले दें x और y, तब उसको हम इस रूप में डिटरमिनेंट फॉर्म में इस रूप में देख सकते हैं। वहां से हम इक्वेशन, यानी कि यहां से एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। अब आगे आता है, देखिए आपके पास में रैखिक निकाय को हल करना, यानी कि लीनियर इक्वेशन। क्या आता है? लीनियर इक्वेशन। अब यहां से दो पॉइंट है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान रखना। ये जो मैंने अभी फॉर्मूले बताए, इन पर एक नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो इस बार एक नंबर का क्वेश्चन कभी के बाद पूछ लेते हैं भाई। अब आता है, देखिए लीनियर इक्वेशन। a11x a12y a13z बराबर b1, a21x प्लस a11x प्लस a12 a21 a22y प्लस a23z बराबर b2, a31x प्लस a32y प्लस a33z बराबर b3। ये लीनियर इक्वेशन आपके पास में क्या है? ये लीनियर इक्वेशन आपके पास में, अगर इसमें b1 b2 बराबर अगर 0 है, b1 b2 b3 बराबर अगर 0 है, तो जो इक्वेशन होगी वो होमोजीनियस होगी। क्या होगी? होमोजीनियस, यानी कि समघात होगी वो। अन्यथा अगर b1 b2 b3 अगर 0 नहीं है, तो वो होगी नॉन होमोजीनियस, यानी कि विषमघाती लीनियर इक्वेशन। क्या होगी? विषमघाती। अगर आपके पास ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है मेरे पास में, a11x प्लस a12y, यानी कि ये हो सकता है 2x प्लस 3y प्लस और z बराबर 5, कुछ भी हो सकती है, ये लीनियर इक्वेशन होगी। a11x प्लस a12y प्लस a13z बराबर b1। दूसरी हो सकती है a21x प्लस a22y प्लस a23z बराबर b2, a31x प्लस a32y प्लस a3z बराबर b3। अगर b1 b2 b3 अगर 0 दे रखा है आपको, अगर b1 b2 b3 अगर 0 है, तो वो होगी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अन्यथा अगर इनके बराबर अगर 0 नहीं है, तो वो होगी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, ये तो होगा समघाती। अगर 0 के बराबर नहीं है, तो वो होगा विषमघाती लीनियर इक्वेशन। तो ये था मेरे पास में लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन में अगर b1 b2 b3 अगर 0 है, तो वो होगा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अगर 0 के बराबर नहीं है, तो वो होगा नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब देखिए इस लीनियर इक्वेशन को दो विधियों से हम करेंगे। इसके दो मेथड है। लीनियर इक्वेशन के कितने मेथड है? दो मेथड है। पहला है क्रेमर रूल, दूसरा है मैट्रिक्स मेथड, आव्यूह सिद्धांत। क्रेमर रूल, ये मैट्रिक्स मेथड। आव्यूह विधि
देखिए पहला पॉइंट है क्रेमर रूल, दूसरा है आव्यूह विधि से। इन दो विधियों से नॉन होमोजेनियस अगर ये जीरो है तो क्या होगी इक्वेशन होमोजेनियस। अगर ये जीरो के बराबर नहीं है तो वो होगी नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। तब हम क्या करते हैं, इनको अगर वो विषम का यानी कि नॉन होमोजेनियस है, अगर इक्वेशन जो है, अगर इक्वेशन नॉन होमोजेनियस है, उस स्थिति में हम इसको दो विधियों से करेंगे, क्रेमर नियम से और आव्यूह विधि से। तो पहला देखिए क्रेमर नियम। क्रेमर नियम क्या है, देखिए क्रेमर नियम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है भाई। देखिए a1x प्लस b1y बराबर c1। a2x प्लस b2y बराबर c2। ये है दो वेरिएबल के लिए क्रेमर नियम, दो वेरिएबल के लिए क्रेमर नियम। आपके पास में एक लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y बराबर c1, एक है a2x प्लस b2y बराबर c2। तब देखिए इसको क्रेमर नियम से कैसे लिखेंगे, डेल्टा बराबर डिटरमिनेंट बराबर ये होगा a1, ये b1, ये a2 और ये b2। ये तो आ जाएगा आपका डेल्टा, यानी कि ये आ जाएगा आपका डेल्टा। अब हम निकालेंगे डेल्टा 1, वो देखिए कैसे निकलता है। डेल्टा 1 निकालेंगे तो डेल्टा 1 निकालेंगे तो देखिए कैसे आएगा। डेल्टा 1 निकालते तब क्या करते हैं, इस पोर्शन को छोड़ दो, x वाले पोर्शन को छोड़ दो, पहले c1 c2 लिखो, c1 c2। इस पोर्शन को छोड़ना है, पहले ये आएंगे c1 c2, फिर बाद में आएगा b1 b2। डेल्टा जो निकलेगा वो जो आपको इक्वेशन दे रखी है ये, इसी से डेल्टा निकलेगा a1 a2 b1 b2। अगर आपको डेल्टा 1 निकालना है तो इस पोर्शन को आपको छोड़ना होगा, पहले आएगा c1 c2, फिर आएगा b1 b2। अब डेल्टा 2 निकलेगा, क्या निकलेगा, डेल्टा 2 निकलेगा। अब डेल्टा 2 निकलेगा तब इस पोर्शन को छोड़ना होगा, इसको इस पोर्शन को छोड़ना होगा, इसको लिखना होगा a1 a2 और ये इस पोर्शन की जगह ये आ जाएगा c1 c2। बात समझ आएगी। डेल्टा जो आपको इक्वेशन दे रखी है उससे बन जाएगा। डेल्टा 1 निकालेंगे, डेल्टा 1 जब भी हम निकालेंगे पहले पोर्शन को छोड़ेंगे और इसको छोड़ देंगे, लास्ट वाले पोर्शन को पहले लिखेंगे, इसको बराबर के आगे जो दे रखे हैं c1 c2 को पहले लिखेंगे और तो छोड़ दिया उसको छोड़ देंगे, उसके आगे की संख्या लेंगे b1 b2। जब हम डेल्टा 2 निकालेंगे तो अब क्या करें, डेल्टा 2 निकालेंगे, अगले वाले पोर्शन को छोड़ेंगे, पहले वाले पोर्शन को पहले लिखेंगे, a1 a2 यहां से आ जाएगा। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा c1 c2। अब देखिए इसमें क्या है कि x और y की वैल्यू निकलती है, तो x बराबर हो जाएगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। आप डेल्टा 1 की जो वैल्यू निकलेगी वो रखेंगे, डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे वो रखेंगे, और y बराबर आ जाएगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। यहां से x और y की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास में, क्या आएगी, x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये था आपके पास में दो वेरिएबल के लिए क्रेमर रूल। अब तीन वेरिएबल के लिए देखिए क्रेमर रूल।
a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। वो हमारे पास में था 2 वेरिएबल के लिए, ये है 3 वेरिएबल के लिए। क्रैमर रूल को कैसे लिखेंगे देखिए, पहले निकालेंगे डेल्टा, डेल्टा बराबर a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये आ गया, ये तो आ गया आपका डेल्टा। अब 3 वेरिएबल है तो इसमें क्या निकलेगा, x y और z 3 निकलेंगे। 2 वेरिएबल के लिए था तो उसमें x y और निकला, x और y निकला, 3 है तो x y z निकलेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकलेंगे। तो देखिए डेल्टा 1 निकालते हैं, डेल्टा 1 जब निकलेगा तो ये छूट जाएगा, पहले ये आएगा, पहले क्या आएगा d1 d2 d3। अब मैंने इसको छोड़ दिया, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया d1 d2 d3। अब ये तो छूट गया, आगे के लिखेंगे इसमें b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये आ गया डेल्टा 1। अब निकालेंगे डेल्टा 2, डेल्टा 2 निकालेंगे तो इसका मतलब a1 a2 a3 आ जाएगा, a1 a2 a3। अब b1 b2 ये किस जगह क्या आ जाएगा d1 d2 d3, d1 d2 d3। अब आ जाएगा c1 c2 c3, ठीक है भाई। यानी कि पहले जो लास्ट वाली जो चीज दे रखी है आपको d1 d2 d3, ये पहले रो में आएगी पहले, फिर ये दूसरे रो में आ जाएगी, फिर अगले वाले डेल्टा 3 निकालेंगे तो तीसरे रो में आ जाएगी। तो डेल्टा 3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले a1 a2 a3 b1 b2 b3। अब c1 c2 c3 की जगह क्या आ जाएगा d1 d2 d3। तो हमारे पास में आ गया डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। अब यहाँ से x y z की वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y बराबर हो जाएगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z बराबर हो जाएगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। x y z की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी यहाँ से। यानी डेल्टा 1 को सॉल्व करेंगे, डेल्टा 2 को सॉल्व करेंगे, डेल्टा 3 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगी आपके पास में x y और z की वैल्यू। बात समझ में आई? 2 वेरिएबल के लिए भी ऐसे ही है और 3 वेरिएबल के लिए भी ऐसे ही है। तो देखिए 2 वेरिएबल के लिए तो मैंने बताया, और ये 3 वेरिएबल के लिए अगर डेल्टा निकालेंगे तो पूरी इक्वेशन में लेंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। डेल्टा 1 निकालेंगे तो a1 की जगह पहले क्या आ जाएगा d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, d1 d2 d3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। डेल्टा 2 निकालेंगे तो पहले a1 आएगा, a1 a2 a3, यहाँ पे क्या आ जाएगा b1 b2 b3 की जगह क्या आ जाएगा d1 d2 d3 c1 c2 c3। अब डेल्टा 3 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास में a1 a2 a3 b1 b2 b3, यहाँ पे आ जाएगा d1 d2 d3। यहाँ से x y और z की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो ये था आपके पास में क्रैमर रूल। अब देखिए मैट्रिक्स मेथड, ये तो था क्रैमर रूल। अब देखिए मैट्रिक्स मेथड, ये इक्वेशन है। देखिए मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है, देखिए a इक्वल्स a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 और c3, ठीक है भाई। इसको लिख दिया मैंने मैट्रिक्स के अंदर a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। x y z को मैं लिखता हूं x y z, और इसको मैं लिख दूं d1 d2
और D2। तो ये देखिए लीनियर इक्वेशन मेरे पास में, और लीनियर इक्वेशन को मैंने मैट्रिक्स में रख दिया a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और x y z को लिख दिया मैंने x y और z, और d1 d2 d3 मैंने ऐसे लिख दिया। इस फॉर्मेट को, ये जो मैंने लिखा है इसको हम बोलते हैं, इसको बोलेंगे a, ये आ जाएगा कैपिटल X, और ये इसको मान लें b। यानी कि ये जो फॉर्मेट होगा, ये मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मेट है, ये a होगा, ये x होगा, और ये क्या होगा b। अब क्या करेंगे देखिए, ये तो क्या होगा आपका a, ये क्या हो जाएगा x, और इसको क्या मान ले b। तो ax इक्वल्स टू b का फॉर्मेट है ये, इसका ax इक्वल्स टू b का फॉर्मेट। अब देखिए दोनों तरफ a इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दें, किससे, a इनवर्स से। तो a इनवर्स a x बराबर a इनवर्स b। अब मैंने पीछे बताया कि a इनवर्स a किसके बराबर होता है, i के। तो ये हो जाएगा i x बराबर a इनवर्स b। दोनों तरफ क्या किया, a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, a इनवर्स a x बराबर a इनवर्स b। a इनवर्स a क्या बन गया i, और ये x बराबर a इनवर्स b, और i x क्या बन गया, x बराबर a इनवर्स b, और x बराबर देखिए कैपिटल X बराबर मैंने क्या लिया है, ये x y z बराबर आ जाएगा a इनवर्स b। अब देखिए a इनवर्स b, a जो आपने माना है ये a, इसके कोफैक्टर निकाल के, एडजॉइंट निकाल के, जैसे हमने निकाला है वैसे a इनवर्स वहां से ऐसे निकालेंगे, और जो b होगा, b हमारे पास कौन होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x y z की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहां से। तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड की, मैट्रिक्स मेथड रूल। अब इसमें देखिए कुछ केस हैं, वो आप बुक से पढ़ लेना। 3 केस दे रखे हैं, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू b1 b2 है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना भाई। तो देखिए आगे हम स्टार्ट करते हैं इसकी 5.2 क्रेमर रूल। मैंने बताया आपको, दूसरा मैंने बताया आपको मैट्रिक्स मेथड नियम, इन्हीं पर क्वेश्चन आता है मोस्टली। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स मेथड पे ज्यादा पूछते हैं, मैट्रिक्स मेथड पे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, क्रेमर रूल पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए आपकी 5.2 में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए 5.2 जो है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स दे रखे हैं, उसके स्किल्स आपको दे रखे हैं। एरिया निकालना आपको, पॉइंट आपको दिए हैं 2 5। क्वेश्चन नंबर 1 -2 -3 और 6 और 0। एरिया फाइंड करना है आपको, क्या निकालना है, एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो डेल्टा इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 x1 y1 x2 1 x3, या तो इसका प्रसार कर दो या इसमें बाई ऑपरेशन लगा दो।
या तो इसका प्रसार कर देते हैं, 1/2, 2 कॉमन लिया, ये चला गया, ये चला गया, माइनस का 3 माइनस 0 माइनस 5, ये चला जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 6 प्लस का 1 0 18, यह आ जाएगा 1/2 माइनस का 6 6 2 8 प्लस का 40 प्लस का 18 40 18 4 1 5 58 6 2 52, यह आ जाएगा 1/2 इंटू 52, 2 2 4 2 6 12 26 स्क्वायर वर्ग। स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई क्या आ गई, 26 वर्ग इकाई आ गई इसकी। इसी प्रकार आप आगे के पॉइंट निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसी फॉर्मेट से इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं वो आप निकाल लेना भाई। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सॉल्व कर रहा हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 2, यूज डिटरमिनेंट टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टेक्स ये 1 4 2 5 3 5 आर these points collinear, यानी कि पॉइंट क्या है, कॉलिनियर। तो देखिए पॉइंट आपको दे रखे हैं 1 4 2 3 -5 -3 are these points are collinear। तो पता करेंगे भाई कॉलिनियर है। अगर इसका एरिया 0 हो जाता है तो इसका मतलब कॉलिनियर है, अगर एरिया 0 नहीं होता तो इसका मतलब कॉलिनियर नहीं है। 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 1 4 1 2 3 1 -5 -3 1। अगर इसका एरिया 0 के बराबर आ जाएगा तब तो ये कॉलिनियर है, अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो कॉलिनियर नहीं है। तो ये आ जाएगा 1/2, ये लेंगे तो ये 1 के साथ में आ जाएगा 3 + 3 -4, इसको लेंगे 2 + 5 + 1, ये लेंगे तो ये चला जाएगा इसके साथ -6 + 15 1/2 6 5 2 7 28 और प्लस का आ जाएगा 9 9 6 15 28 माइनस करते हैं, ये आ जाएगा 1/2 माइनस का 30। तो देखिए भाई -13 है तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है।
एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं हम। तो 1/2 यानी कि 13/2 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। क्या आ गया? इसका मतलब कुछ वैल्यू निकल के आ रही है, 0 के बराबर 1 ही, इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। अगर 0 के बराबर आता तो कोलिनियर हो जाता है। देखिए भैया, आज के लिए इतना ही होगा, बाकी कल हम देखेंगे आगे के पोर्शन में। आज के लिए धन्यवाद।